हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा व्यवस्था में अगला चैप्टर हंटर कमीशन। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि शुरुआत में कैसे एडम रिपोर्ट के आधार पर ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं और यहाँ पे नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो ब्रिटिश शासक अधिकारियों ने क्या किया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे कमीशन बनाए, बहुत सारे आयोग बनाए, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से या फिर हम कहें कि प्रशासनिक खामियों की वजह से वो सारे कमीशन जो है उस सफलता को नहीं छू सके जो उनका टारगेट था। हमने देखा कि किस तरीके से 1813 का चार्टर एक्ट एक विवाद के चक्रव्यूह में फंस गया और 1 लाख रुपया जो उन्होंने पारित किया था कमीशन ने, वो आज तक लागू नहीं हो पाया था। फिर आया मेकाले मिनट ने टोटली भारतीय लिटरेचर को इग्नोर कर दिया और भारतीयों की आलोचना की कि इनका साहित्य तो इंग्लैंड की लाइब्रेरी का एक सेल्फ है। तो कहीं ना कहीं वो विवाद ख़त्म नहीं हो पा रहा था। फिर जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, उन्होंने जो अपनी शिक्षा रणनीति तैयार की उसमें उन्होंने हर पहलू का जिक्र किया। लेकिन अगर हम वास्तव में वुड डिस्पैच का इवैल्यूएशन करें तो ये देखने को हमें मिलता है कि उनकी भी राजनीतिक षड्यंत्र की योजना थी ये, और वो भी एक सस्ते क्लर्क तैयार करना चाहते थे जो कंपनी को प्रशासनिक व्यवस्था में हेल्प कर सके। इसी वजह से बहुत सारे कमीशन यहाँ पे लागू करने की कोशिश की, लेकिन जिसकी जो नींव है वो षड्यंत्र के आधार पर रची गई हो तो शायद उसकी सफलता मुश्किल हो जाती है। तो उसी योजना का एक और हिस्सा बना हंटर कमीशन। 1880 में लॉर्ड रिपन जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ऑब्ज़र्व करने के लिए या शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए, ख़ास तौर पे जो वुड डिस्पैच है उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन करने के लिए कि उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कितनी सफल हुई हैं और कितनी अभी रह गई हैं बाकी, किस योजना को आगे कंटिन्यू करना है या किस योजना को नए सिरे से दूसरा रूप देना है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में। फिर उन्हीं के नाम से इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें हंटर कमीशन की तो हम कह सकते हैं कि आयोग ने पूरे भारत का राउंड किया, स्कूल कॉलेजों का दौरा किया, शिक्षकों अधिकारियों के साथ बैठकें की, जो शिक्षा नीतियां बनाई गई थी, जो रिपोर्टें आई थी सब जगह से, उनका बारीकी से अध्ययन किया। और यह हम कहें एक कंक्लूज़न की शिक्षा की जो स्थिति थी, करंट सिचुएशन थी, उसका बड़ी भारी मात्रा में इन्होंने डाटा या जानकारी इकट्ठी की थी और फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। और अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 1883 में अपनी ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और जिसमें इन्होंने ख़ास तौर पर सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, इन दोनों की व्यवस्था में कुछ चीज़ें जो नई थी वो अडॉप्ट करने की बात रखी और कुछ चीज़ें जो वुड डिस्पैच की इनको अच्छी लगी थी वो कंटिन्यू रखने की सिफारिश की। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने अपनी क्या राय दी है। प्राइमरी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सभी तक पहुंच सके, ऐसी उसका जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि सब सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और जो टीचर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट एक रूल रेगुलेशन बनाए और एक अधिकारी नियुक्त करे, उस अधिकारी की ऑब्जर्वेशन में टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी जाए। सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी प्रशासनिक जिम्मेवारी किसको दी जाए, जो एबल हैं, जो कुशल हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको सौंपी जानी चाहिए, जाकि जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए होने चाहिए या शिक्षाविद होने चाहिए, तो ताकि वो इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें। और इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। यहाँ देखिए एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वुड डिस्पैच में शिक्षा का जो माध्यम है सेकेंडरी लेवल पे वो इंग्लिश भी था और लोकल लैंग्वेज भी था, लेकिन इन्होंने कहा
कि टोटली इंग्लिश होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। उनका जो रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच की, वो कॉलेज लेवल पे इंग्लिश थी और यहाँ तक उसके पास ऑप्शन थे। लेकिन इन्होंने टोटली कहा है, स्पष्ट कर दिया है कि इंग्लिश को ही हम लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज अडॉप्ट करें। रिपोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो देखने को मिलता है कि ये पहला आयोग था जिसने इतनी विस्तृत और व्यापक सिफारिशें दी थी। ख़ास तौर पे हर एक पहलू को इन्होंने टच किया था और मुस्लिम शिक्षा की तरफ इन्होंने काफ़ी अपने रिकमेंडेशन दी हैं और उससे बहुत सुधार भी हुए हैं। और अगर हम एक पर्टिकुलर रेशो की बात करें तो 1882 से लेकर 1901 तक प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति हुई, बहुत सारे प्राथमिक स्कूल खोले गए, छात्रों की संख्या बढ़ी, स्टूडेंट की जो रेशो है वो बढ़ रही थी। और अगर हम एक रेशो निकालें तो देखिए 22 मिलियन से बढ़ के और 32 मिलियन स्टूडेंट की रेशो हो गई थी 1901 तक आते आते। इसी तरीके से अगर हम जो सेकेंडरी लेवल का है उसका एक रेशो निकालें तो वो कितनी थी, अगर हम 86 में एक रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर बात करें तो 42,993 और 1901 में ये कितनी बढ़ गई थी 6,33,728। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टूडेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और इसके साथ साथ और एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या को भी मेज़र किया गया था। 86 में 11,501 स्टूडेंट थे कॉलेज लेवल पे और 1901 की रिपोर्ट में इनकी संख्या बढ़ के हो गई 23,009। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही थी, रुझान बढ़ रहा था शिक्षा के मामले में। तो इस रुझान से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही थी और इसके पॉजिटिव असर पड़ रहे थे। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल रिपोर्ट देखें, नॉर्मल इवैल्यूएशन करें तो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी तरीके से इनके भी कुछ कमियां रही थी, इस कमीशन में भी। वो क्या कमियां थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को दे दी थी जो मतलब उस फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे या जिनको हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस लेस, अनुभव रहित। और इस स्थिति में वो जो रिकमेंडेशन देते थे अपनी, वो सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाती थी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन हम पूरे सिस्टम में लागू कर देंगे, सभी के लिए कंपलसरी कर देंगे, तो उसमें भी काफ़ी हद तक हमें असफलता ही देखने को मिल रही थी। इसके अलावा इन्होंने जो अपना अनुदान राशि है, वो अनुदान राशि को लेके बिल्कुल क्लियर नहीं किया। कुल व्यय जो है, कुल जो टोटल होता है उसका 1/3 ही स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में देने की इन्होंने जो घोषणा की थी वो भी लगभग अधूरी ही रही। और इसी श्रेणी में अब हम आगे बढ़ेंगे, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख पाएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा आगे बढ़ी और 1947 तक आते आते भारतीय शिक्षा का क्या स्वरूप हो चुका था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।